हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। तो गाइज, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आज के वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये बेसिकली कंप्यूटर की जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी है, या फिर जिन्हें बहुत अच्छे से ओवरऑल कंप्यूटर की नॉलेज है उनके लिए भी है। तो वीडियो को स्किप मत करिए, कहीं भी मैं बहुत सारी बारीकी एक एक बेसिक से बेसिक छोटी छोटी स्टेप्स आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। डेस्कटॉप से रिलेटेड, यानी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो यूजर को मशीन से और मशीन को यूजर से कनेक्ट करता है। ये बहुत सारे इसके अपने फीचर्स होते हैं। इन फीचर्स के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इनके कई फीचर्स इनका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट चीजें। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। फाइनली गाइज, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक है जो आपके साथ डिस्कस करूँगा, यानी आप अपने सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो और कैसे किसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल प्रोग्राम को आप अनइंस्टॉल कर लोगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक सॉफ्टवेयर, पहली चीज़ है कि आपके पास वो सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड फॉर्म में होना चाहिए, यानी .exe फॉर्म में होना चाहिए। किसी भी सॉफ्टवेयर का जो एक्सटेंशन होता है वो .exe होता है। exe स्टैंड फॉर एग्जीक्यूटिबल फाइल। आप प्रोग्राम इसी सॉफ्टवेयर पे आना है, या फिर आप डबल टैप कर सकते हो, डबल क्लिक या फिर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे आप क्लिक कर दोगे, तभी आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे परमिशन मांगेगा, ओके। यहाँ पे जो भी इसके टर्म्स मांगेगा, जो भी इसकी कंडीशंस हैं, आपको उनको केयरफुली पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए लाइसेंस एग्रीमेंट दे रहा है, आप इसको केयरफुली रीड कर सकते हो, यानी इनके टर्म्स कंडीशंस क्या क्या कह रहे हैं। फिर आई एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट पे आपसे क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट, फिर यस करेंगे परमिशन को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइनली नेक्स्ट इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखिए, हर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का एक अलग तरीका होता है, लेकिन जनरल पर्पस के लिए आपको बता दूं कि मोस्टली सारे सॉफ्टवेयर्स में एक ऐसा ही सेम मेथड होता है। सिंपली आप नेक्स्ट करते चले जाते हो और इंस्टॉल हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे इजीली इंस्टॉल हो चुका है। मैंने यहाँ पे टाइपिंग मास्टर प्रो इंस्टॉल किया था, ठीक है। मैं यूज़ करके भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा टाइपिंग मास्टर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। चलिए, ये तो बात होगी इंस्टॉलेशन की। अब हम कैसे इस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करेंगे वो सीख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, ठीक है, एक आइकन। अगर मैं इस आइकन को, आपके मन में क्वेश्चन और आता है, अगर इस चीज़ को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ तो क्या हमारा सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी अनइंस्टॉल नहीं होगा। उसके लिए आपको कंट्रोल पैनल पर जाना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल पैनल पे जाएंगे कैसे? ठीक है, विंडो बटन दबा के कंट्रोल सर्च करना है, फिर अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको वो सॉफ्टवेयर सर्च करना जो कि आप इंस्टॉल करना चाहते हो, अनइंस्टॉल करना चाहते हो। देखिए टाइपिंग मास्टर सेलेक्ट कर लिया, अनइंस्टॉल पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है आर यू श्योर वांट टू अनइंस्टॉल दिस प्रोग्राम? हाँ, यस, आप यस पे कंफर्म करोगे तो आपका सॉफ्टवेयर परमानेंटली अनइंस्टॉल हो जाएगा। एक चीज़ और है, अनइंस्टॉल होने के बाद सारे फीचर, जो भी डेटा होगा आपका, वो करप्ट हो जाएगा, यानी मिट जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक के बारे में। तो गाइस, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारे माउस के राइट क्लिक इवेंट के बारे में। यानी राइट क्लिक इवेंट में जो भी ऑप्शंस होते हैं हमें वो समझने हैं। तो हम फिलहाल न्यू पे आते हैं। न्यू पे आने के बाद यहाँ पे देखिए फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो फोल्डर होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोल्डर। फर्स्ट वन इज़ नॉर्मल फोल्डर एंड सेकंड वन इज़ कंप्रेस्ड फोल्डर, यानी जिसको आप जिप्ड फोल्डर बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे WinRR सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए कंप्रेस्ड की जगह पे WinRR शो हो रहा है। चलिए, अच्छा, इन दोनों फोल्डर में क्या डिफरेंसेस होते हैं इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे अभी, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको फोल्डर क्रिएट नहीं करना आता, या बहुत सारी एडवांस सेटिंग्स में आपको बताऊँगा, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए, एक फोल्डर को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, फोल्डर सेलेक्ट करते हैं, देन वहाँ से हम फोल्डर को क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन अगर इसी फोल्डर को किसी शॉर्टकट की मदद से हमें बनाना हो तो हम क्या करेंगे? Ctrl+Shift+N, ठीक है। ये आपको शॉर्टकट देखिए स्क्रीन पर शो हो रहा है। जैसे ही हम शॉर्टकट को, इस की को प्रेस करेंगे, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फोल्डर आ गया है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे देता हूँ इस फोल्डर का, ठीक है। पहली चीज़, अभी आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, ठीक है। फोल्डर तो हमारा बन चुका है। अगर मैं इस फोल्डर को रीनेम करूं तो फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके रीनेम ऑप्शन पे जाऊंगा। यहाँ पे मैंने नाम इसका श्रुति कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि क्या कोई शॉर्टकट की है जिसकी मदद से हम किसी फोल्डर को या फाइल को रीनेम कर सकते हैं? हाँ, श्योर, बिल्कुल एक शॉर्टकट की है जिसकी शॉर्टकट की है F2। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। फोल्डर सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और वहाँ पर रीनेम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया, देन हमने नाम चेंज कर लिया फाइल और फोल्डर का, ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम शॉर्टकट की मदद से करना चाहते हैं, यानी अपना समय बचाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे F2 की का प्रेस करेंगे। F2 की, यानी F2 फंक्शन ऑफ 2 की किस लिए होती है? रीनेम करने के लिए।
ठीक है, किसी भी फाइल फोल्डर को रीनेम करने के लिए F2 की को हम प्रेस करते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। F2 की मैं जैसे यहाँ पे प्रेस करूँगा सेलेक्ट करने के बाद फोल्डर, देखिए यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे मैंने वापस से श्रुति नाम दे दिया, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसी में आगे ये टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे, वीडियो कहीं भी स्किप मत करिएगा। और मैं चीज़ें दिखा देता हूँ। अच्छा, ये तो खैर एक फ़ोल्डर को क्रिएशन की बात होगी, फ़ोल्डर को हमने यहाँ पे वापस से रीनेम कर लिया है। देन इसके आगे हम चीज़ों को देख लेते हैं। अगर मुझे फ़ोल्डर डिलीट करना है, फ़ोल्डर सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं। यानी किसी भी चीज़ को अगर हमें डायरेक्टली यहाँ पे देखिए, अगर कोई चीज़ डिलीट होती है वो रिसाइकल बिन में आती है। रिसाइकल बिन एक ऐसा फोल्डर होता है जहाँ पे टेम्परेरी डेटा को होल्ड कर लेता है जब तक कि आप वापस से डिलीट नहीं कर देते। ठीक है, तो किसी चीज़ को डिलीट करने की शॉर्टकट की होती है डिलीट बटन, जो आपके कंप्यूटर में होती है। जैसे हमने देखिए फोल्डर को सेलेक्ट करके डिलीट बटन पर क्लिक किया, वो भी हमारा रिसाइकल बिन के अंदर आ गया। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएं और जिसको हम डिलीट करें वो रिसाइकल बिन के अंदर भी मच जाए? इट मीन्स दैट, यानी कई बार क्या होता है, हम साइबर कैफ़े में होते हैं या फिर किसी दूसरे का सिस्टम यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमारा डेटा रह जाता है तो हम डिलीट करके जनरली छोड़ के चले आते हैं, तो वो हमारा रिसाइकल बिन में चला जाता है। गलती से हम उसको डिलीट करना भूल जाते हैं तो उसका मिसयूज़ कहीं पर भी कोई कर सकता है। उसके लिए हम लोग परमानेंटली डिलीट करते हैं या फिर हम रिसाइकल बिन पर जाके वापस से एम्प्टी रिसाइकल बिन कर देते हैं। तो फिलहाल किसी भी फाइल या फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है, वो शॉर्टकट की है Shift+Delete बटन। क्लियर है? ये यूज़ क्यों की जाती है? फॉर परमानेंट डिलीट फाइल एंड फोल्डर। क्लियर है? परमानेंट डिलीट करने के लिए चीज़ों को यूज़ किया जाता है। चलो मैं आपको डिलीट करने से पहले मैं आपको रिसाइकल बिन क्लियर करके दिखा देता हूँ, एम्प्टी कर देता हूँ। देखिए सारा डेटा मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, रिसाइकल बिन हमारा क्लियर है। अगर इस फाइल को मैं यहाँ पे इस शॉर्टकट की मदद से डिलीट करूँगा तो रिसाइकल बिन में जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाएगा। पूछ रहा है आर यू श्योर वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। अगर हम यस कर देंगे तो ये जो डेटा हमने डिलीट किया है ये रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगा। आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ओपन करके आपको दिखा दिया, ये डेटा रिसाइकल बिन के अंदर भी नहीं गया। यानी ये बहुत अच्छी शॉर्टकट कीज़ है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है कि अभी फोल्डर हमने क्रिएट करना सीख लिया, रीनेम करना सीख लिया, डिलीट करना सीख लिया और परमानेंट डिलीट सीख लिया। ठीक है, तो गाइज आगे हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे फोल्डर को परमानेंटली हम डिलीट कर चुके हैं। अब किसी फोल्डर को अगर हमें कॉपी करना हो, कट करना हो, मूव करना हो, पेस्ट करना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो पहले मैं आपको शॉर्टकट की सारी क्लियर कर देता हूँ। कॉपी करने के लिए हम लोग Ctrl+C का यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ को कॉपी करने के बाद अब इसे पेस्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए Ctrl+V यूज़ करते हैं। और किसी चीज़ को मूव करना है, यानी वहाँ से कट करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? Ctrl+X। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि सर हमें डेटा पेन ड्राइव में कॉपी करना है या फिर पेन ड्राइव से डेटा सिस्टम पे कॉपी करना है, तो कैसे करेंगे? चलिए यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर, पहले एक मैं फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, टेक्स्ट फाइल। ठीक है, मैं इसका नाम रैंडमली कुछ भी दे देता हूँ, न्यू फाइल दे देता हूँ। ठीक है, चलो मैंने इसका नाम न्यू फाइल दे दिया। अगर मुझे इस फाइल को कॉपी करना है तो मैं सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करके कॉपी करूँगा, वापस जहाँ चाहिए मैं वहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर दूँगा, वो फाइल आ जाएगी। फिलहाल मैं आपको इस फोल्डर के अंदर ले चलता हूँ, हमारे पास जो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। देखिए हमारे पास वो फाइल आ चुकी है। हाँ, एक चीज़ और, एक क्वेश्चन और, ये अगर आप कहोगे कि कितनी बार पेस्ट वर्क करेगा, आप जितनी बार भी पेस्ट करोगे उतनी बार ही आपकी सेलेक्टेड फाइल लगातार पेस्ट होती रहेगी, तब तक होगी जब तक कि कोई अपने सिस्टम को एक नया टास्क नहीं देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा दूं, जैसे जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर मैं यहाँ पे पहले क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक रिया के नाम का फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर मुझे अगर इन फाइलों को मूव करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? राइट क्लिक करूँगा, फोल्डर को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे कट ऑप्शन पे आऊँगा, देन फोल्डर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे वापस से पेस्ट कर दूँगा। पहला तरीका। अब मूव करने में क्या होगा? आपकी फ़ाइल यहाँ से कट होके वहाँ चली जाएगी। अगर इसको शॉर्टकट की मदद से करना है तो क्या करेंगे हम लोग? Ctrl+X और फोल्डर के अंदर जाने के बाद क्या करेंगे? Ctrl+V। देखिए ऑलरेडी ये फाइल इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, यानी पहले से थी, इसीलिए वापस से फाइल नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक सेम नाम की दो जगह पे फाइलें नहीं हो सकती। ठीक है, आगे देखता है। तो गाइज़ अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने जो है टेक्स्ट फाइल क्रिएट की है, इस किसी भी फाइल को सेव और सेव एज़ कैसे करते हैं, या फिर वो कह सकते हो कि सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है। फाइल पे जाके सेव पे जाने के बाद हम यहाँ पे फाइल का नाम दे देते हैं। देखिए हमारी फाइल सेव हो चुकी है बेसिक के नाम की। ठीक है, सेव और सेव एज में देखिए डिफरेंस क्या होता है। अगर किसी सेव्ड फाइल में आप वापस से सेव करेंगे तो वो सारा का सारा डेटा वापस से उसी में सेव हो जाएगा।
एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे इसी फाइल में जो बेसिक नाम से हमने बनाई है फाइल, इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया क्रिएट न्यू फोल्डर, इसकी शॉर्टकट कीज़ मैंने यहाँ पे बना दी। अगर मैं यहाँ पे इस फाइल को सेव कर दूंगा तो ये इसी में सेव हो जाएगी, बट अगर सेव एज कर दूंगा तो ये ओल्ड वाली जो फाइल हमारी सेव्ड है वो वापस वैसे सेम की सेम सेव रहेगी, और सेव एज करेंगे तो एक नई फाइल हमारी क्रिएट हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे बेसिक न्यू बेसिक दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए बेसिक और न्यू बेसिक दो फाइलें आ गई। अगर मैं न्यू बेसिक ऑन करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लोज़ कर देता हूँ फाइलों को। यहाँ पे देखिए ये न्यू बेसिक है, ठीक है, और ये बेसिक फाइल है। न्यू बेसिक में देखिए ऊपर कंटेंट लिखा हुआ है, कोई नहीं। सेव करने की शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पूछी जाती है। सेव की शॉर्टकट की Ctrl+N एंड सेव एज की Ctrl+Shift+S, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्लियर। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, अगर हमारे सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे F12 की मदद से भी सेव एज का ऑप्शन आता है। याद रखिएगा F12 की मदद से, यानी फंक्शन ऑफ 12 की मदद से भी हम सेव एज के टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। किसी फाइल को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+O। यहाँ पे देखिए जैसे हम Ctrl+O प्रेस करेंगे हमारे पास ऑप्शन खुल जाएगा। सपोज़ हमने ये जो फाइलें बनाई है, मुझे नाम याद नहीं है, मैं यहाँ पे मैंने नोटपैड पर फाइल बनाई थी, नोटपैड के सॉफ्टवेयर को हमने ऑन कर लिया। यहाँ पे आप आओगे फाइल ऑप्शन पे, आपको देखिए टॉप पे ऊपर अनटाइटल्ड के नीचे फाइल ऑप्शन दिख रहा है, ओपन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपने जो भी फाइल बना रखी होंगी वो फाइल यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। किसी फाइल को ओपन पे सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारी फाइल आ गई है। इसी चीज़ को डायरेक्ट ओपन करने के लिए हम लोग Ctrl+O शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये डाउट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। मैं इन फाइलों को डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं एक और एडवांस चीज़ की बात करता हूँ। यहाँ पे जैसे ये फोल्डर आपको दिख रहा है, ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ को चेक करना। फोल्डर को सेलेक्ट करते हैं, देन प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक पाथ दिखा रहा है, लोकेशन दिखा रहा है, यानी फाइल टाइप क्या है, फोल्डर है। अगर कोई भी फाइल होती है, अगर MP3 फाइल होती है तो यहाँ पे MP3 दिखाता। मैंने जूम कर दिया अपने स्क्रीन को, देख सकते हो लोकेशन C यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर एंड डेस्कटॉप। ये लोकेशन क्या होती है, बहुत बार कन्फ्यूजन होती है आपके मन में, चलिए आपको दिखा देता हूँ। फिर से फोल्डर सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज़ पे आए, यहाँ पे देखिए आपके पास ये फाइल आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है। तो ये लोकेशन क्या होती है समझते हैं इस बात को, ठीक है। तो हम अपने यहाँ पे देखिए लोकेशन पहले दिखा रहा है C ड्राइव। तो सबसे पहले हम अपने दिस PC यानी अपने माई कंप्यूटर को ऑन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए साइज़ 0 बाइट दिखा रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है, इस वजह से ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। आपने माई कंप्यूटर को ऑन कर लिया, C के अंदर गए, यूज़र के अंदर गया, एडमिन के अंदर गया, डेस्कटॉप के अंदर गया, यानी देखिए वापस हमने सेम प्रोसीजर को फॉलो किया। यहाँ पे जो लोकेशन दिखा रहा था विंडो यानी C के अंदर यूज़र के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर, देन डेस्कटॉप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको रिया नाम का जो फोल्डर यहाँ पे दिख रहा है वो फोल्डर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए मैं इसको बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे रिया नाम का वही फोल्डर हमको दिख गया है जो कि हमने यहाँ प्रॉपर्टी निकाली थी। लोकेशन का मतलब वो फाइल कहाँ पे स्टोर है, तो उसका पाथ दिखाता है, क्लियर। अब हम आ जाएंगे कस्टमाइज पे। यहाँ पे चेंज आइकन पे क्लिक करेंगे, किसी भी फोल्डर के आइकन को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे दिस PC वाला आइकन ले लेता हूँ, इसको अप्लाई कर दूंगा और यहाँ से ओके कर दूंगा, ठीक। एक बार जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा आप देख सकते हो दिस PC और रिया ये दोनों ही फोल्डर, दिस PC हमारा सॉफ्टवेयर है, इसका आइकन है, लेकिन रिया हमारा फोल्डर है। इसका नाम अगर मैं वापस से दिस PC रख दूँ, ठीक है, और इन दोनों को मैं आपस में ऐसा मिक्स कर दूं, ऐसे मिक्स मैच करूं कि आप क्या बता पाओगे इनमें से कौन सा फोल्डर है, कौन सी फाइल है, या फिर कौन सा सॉफ्टवेयर था, कौन सा फोल्डर है, कैसे पता चलेगा। किसी भी फाइल या फोल्डर के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में जब मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा किसी भी फाइल या फोल्डर पे, तो उसकी प्रॉपर्टी हमें दिखने लग जाती है। यहाँ पे देखिए डेट दिखा रहा है 1 मई को ये क्रिएट किया गया है एम्पटी फोल्डर, दिस इज़ फोल्डर, और लेकिन ये क्या है हमारा एक प्रीडिफाइंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। हम फोल्डर के आइकन को कैसे चेंज करते हैं फिर से दिखा देते हैं। फोल्डर को सेलेक्ट किया, कस्टमाइज पे गए, चेंज आइकन पे हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे हमें जो भी फोल्डर चाहिए हमने क्लिक किया और ओके कर दिया, अप्लाई एंड ओके। तो यहाँ पे देखिए हमारा फोल्डर चेंज हो चुका है, क्लियर। तो गाइस हमारा अगला टॉपिक है टास्क बार, ठीक है। तो टास्क बार से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स है मैं आपको सारी की सारी मोस्टली बताने वाला हूँ। आपको अपने टास्क बार पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए लॉक टास्क बार लिखा है, यहाँ पे हमें नहीं जाना, सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स में आपको बताने वाला हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है टास्क लोकेशन, है ना। तो आप अगर इसको राइट कर देंगे तो देखिए हमारा टास्क बार राइट साइड में शिफ्ट हो गया है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है हमारे कंप्यूटर या फिर मॉनिटर कभी गिर जाता है या क्रैक हो जाता है, एक साइड डैमेज हो जाता है, तो फिर हमारा प्रॉपर टास्क बार नज़र नहीं आता, इसलिए हम अपने अकॉर्डिंग उसको शिफ्ट कर सकते हैं।
ठीक है। ये तो हम कैसे किए, टास्क बार पे गए, सेटिंग्स पे गए, देन यहाँ पे टास्क बार लोकेशन को जाके लेफ़्ट राइट आप कैसे भी कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको मैनेज कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है दिखने में। चलिए, अभी यहाँ पे आपको ये दिस पीसी नज़र आ रहा है जो कि हमने यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा था। मैं और चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ, जैसे कि मैं इस फाइल को फ़िलहाल अभी देखिए, मैं अगर जिप्ड फ़ोल्डर की बात करूँ, मैंने आपको टॉपिक बताया था कि यानी कंप्रेस्ड फ़ोल्डर और एक नॉर्मल फ़ोल्डर में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए कंप्रेस्ड फ़ोल्डर है जो कि WinRR सॉफ्टवेयर की मदद से मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करते हैं तो आपके सिस्टम पे ऑप्शन आएगा कंप्रेस्ड फ़ोल्डर का, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पे दो सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पे सिंपली क्रिएट किए हैं, एक WinRR की मदद से, एक नॉर्मल फ़ोल्डर की मदद से। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है, किसी भी डेटा या इन्फॉर्मेशन को आप जब अपने फोल्डर नॉर्मल फोल्डर के अंदर रखते हैं तो उसमें वायरस अटैक कर सकता है, उन फाइलों को करप्ट कर सकता है। लेकिन किसी भी चीज़ को अगर आप जिप्ड फोल्डर में या फिर कंप्रेस्ड फोल्डर में अगर रखते हैं उस फाइल को या उस डेटा को, इन्फॉर्मेशन को, तो वायरस उस पर अटैक नहीं कर पाता, वो फाइल आपकी कभी करप्ट नहीं होती, ख़राब नहीं होती, डैमेज नहीं होती। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपके इस ऑप्शन के, कह सकते हो। हमें जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है हमें हमेशा क्या करना चाहिए, सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी होता है कंप्रेस करके रखने चाहिए। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो, आपको उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।